नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर विज्ञान पर आधारित 250 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो को शुरू किया था और हमने पिछली वीडियो में 125 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम दोस्तों बाकी के बचे हुए 125 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको पता होगा कि वीपीडीओ की डेट 4 और 5 दिसंबर को घोषित कर दी गई है आयोग के द्वारा, और इसके अलावा वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा का एग्जाम भी 28 नवंबर को है। तो इन दो महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए आप कंप्यूटर जरूर पढ़ के जाएं। इन 250 प्रश्नों को आप सॉल्व करके जरूर जाएं, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ये एक बूस्टर क्लास है, आप इसको जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है। ईडीपी जो कि आपका कंप्यूटर विज्ञान से रिलेटेड शब्द है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न मैंने आपको कल भी बताया था। तो जब आप इनपुट्स को आउटपुट में प्रोसेस करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है सीपीयू का। जैसे कि आपने इनपुट दिया, आपने माउस से क्लिक किया और उसके बाद जो आउटपुट आपको मॉनिटर में दिखाई देता है, या फिर आप की कोई दबाते हैं तो कीवर्ड क्या है, जैसे अगर आपका कीबोर्ड है तो आप क्या देते हैं, उसमें इनपुट देते हैं और फिर आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है ना। तो वो जो इनपुट और आउटपुट के बीच की जो प्रोसेसिंग है वो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा वो की जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र क्या होता था, अबेकस होता था। आपने देखा होगा अबेकस का यूज किया जाता था पहले भी, आज के जमाने में भी अबेकस सिखाने वाले कई लोग रहते हैं, कई टीचर हैं जो अबेकस, और कई स्कूलों में अबेकस भी सिखाया जाता है बच्चों को। तो प्रथम गणना यंत्र अबेकस हुआ करता था। माना जाता है कि आज से 5000 साल पहले इस यंत्र का आविष्कार हो गया था बेबीलोन में। ठीक है। इसके बाद फिर कैलकुलेटर आया। कैलकुलेटर के बारे में आप जानते होंगे, ब्लेज पास्कल का नाम सुना होगा, उन्होंने भी एक गणना मशीन बनाई थी। ठीक है ना। तो कैलकुलेटर भी बहुत फेमस एक डिवाइस है जिसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया, तो इसका भी नाम आप याद करिए, जोसेफ मेरी हैं, इन्होंने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। ठीक है। ये प्रश्न आपको वन लाइनर मैंने सीधे सीधे यहाँ पर इसलिए रखे हैं ताकि आपका भी टाइम बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कम से कम समय पर याद कर सकें। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इनसे रिलेटेड प्रश्न ही आते हैं कंप्यूटर विज्ञान में। ठीक है। और आप इस टॉपिक से स्मार्टली पढ़ के 3 से 4 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा भी ला सकते हैं। ठीक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि जो चार्ल्स बेबेज हैं, जो कि कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं, इन्होंने एक भारी मशीन बनाई थी जो कि डेटा को स्टोर कर सकती थी और कैलकुलेशन कर सकती थी। ठीक है। तो इसको उन्होंने उस समय पर नाम दिया था एनालिटिकल इंजन, इसीलिए इनको कंप्यूटर का पितामह भी बोला जाता है। तो एनालिटिकल इंजन मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा प्रश्न आएगा कि भाई एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो वो भी चार्ल्स बेबेज ही होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पीसीएस में परीक्षा में आ चुका है, इसके अलावा आईएएस परीक्षा में भी आ चुका है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो ये आप याद करेंगे 1975 इलियक 4 ये बना था, और इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं डेनियल स्टोल्टिक। ठीक है। तो ये जो नाम है इसको आप याद रखेंगे, डेनियल स्टोल्टनिक। और 1975 में इलियक 4 करके सुपर कंप्यूटर जो विश्व का सबसे पहला बना था वो आप याद करेंगे। ठीक है। तो 1975 में इलियक 4 और डेनियल स्टोल्टनिक, इनके द्वारा इसको विकसित किया गया। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, यूआरएल। आपने ज्यादातर सुना होगा नाम, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। कितने बार ये प्रश्न आता है एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल। देखिए डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही दोस्तों इसको भी डिफाइन किया गया था। तो कभी आ सकता है कि भाई जो यूआरएल है उसको किसके द्वारा विकसित किया गया या उसको किसके द्वारा डिफाइन किया गया था, तो वो थे टिम बर्नर्स-ली, और डब्ल्यू के भी आविष्कारक हैं। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के भी आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आप याद करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब कुछ मैंने ऐसे भी प्रश्न बना रखे हैं जिसमें मैं आपको शब्द, कोई चीज़ है, वर्ड है, कोई चीज़ है, उसके बारे में क्या क्या होता है उसके बारे में भी डिटेल से बताने का प्रयास किया। ना सिर्फ वन लाइनर है, इसमें आप एक लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, शॉर्ट आंसर भी हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, और इससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और क्या चीज़ क्या होती है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले
एक्यूमुलेटर क्या होता है? तो ये क्या होता है दोस्तों, एक रजिस्टर होता है जो कि प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और परिणामों को भंडारित करता है। तो एक्यूमुलेटर का काम क्या है, एक टाइप का ये रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर होते हैं जैसे हमारे कंप्यूटर फाइल में। तो ये क्या होता है, प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और परिणामों को क्या करता है, स्टोर करता है। तो उसको क्या बोला जाता है, एक्यूमुलेटर बोला जाता है, ठीक है, एक रजिस्टर का टाइप है। अगला देखिए एनालॉग कंप्यूटर। भाई एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। वैसे तो जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। पहले जमाने में एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता था। अब जो तीसरा टाइप है वो है हाइब्रिड टाइप का, मतलब जो दोनों का मिक्सर टाइप का है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर के प्रचलन से पहले ये प्रयोग में आया जाता था। और ये क्या करता है, एनालॉग डेटा का प्रयोग करता है, यानी कि इसमें पहले से ही कई सारी चीजें फिक्स होती है, आपने बस यूज करना होता है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अनेक जैसे जो भी ऑपरेशन है वो ऑलरेडी वो फिक्स रहती हैं उसमें, जैसे जोड़ना है, घटाना है, डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना, अवकलन, समाकलन, ये गणितीय संक्रियाएं हैं, तो ये ऑलरेडी करता है, मतलब कि इसमें एक फिक्स पैटर्न में चलता है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर है। आज के जमाने में हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम करते हैं डिजिटल कंप्यूटर का यूज, ठीक है, जिसको हम अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर में सारे जो फंक्शंस थे वो पहले से ही फिक्स हुआ करते थे, ठीक। तो एनालॉग कंप्यूटर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंकीय एवं तार्किक गणना एकक, यानी कि एएलयू। एएलयू का काम मैंने आपको कल भी बताया था, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये क्या है, सीपीयू के एक भाग में से एक है। जैसे सीपीयू था ना, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, इसके 3 भाग होते हैं, 3 भागों में से एक भाग है जो कि हमारी जितनी भी गणितीय और तार्किक प्रक्रियाओं को संपन्न करता है, जो कि आपकी लॉजिकल और मैथमेटिकल जितनी भी संक्रियाएं होती हैं, ये प्रक्रियाएं होती हैं, उनको संपन्न करता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर और डीएसपी का एक अनिवार्य अंग होता है एएलयू, ठीक है। तो एएलयू होता क्या है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कितने बार तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, लेकिन होता क्या है कि जो कंप्यूटर में गणितीय और तार्किक प्रक्रियाओं को संपन्न करता है, ठीक है। अगला देखिए सहायक स्मृति, ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। सहायक स्मृति का मतलब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुख्य या प्राथमिक मेमोरी जो हमारी एक मेन मेमोरी होती है, उसकी सहायक और बड़ी क्षमता वाली मेमोरी होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सिलरी मेमोरी। जैसे हमारी एक होती है प्राइमरी मेमोरी जो कि कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी विद्यमान रहती है, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का हम यूज़ कब करते हैं, जब डेटा हमें बहुत ज़्यादा लेवल पे हो और हमें क्या करना हो, उसको स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। जैसे पेन ड्राइव है, या आपके पास फ्लॉपी डिस्क है, या आपके पास सीडी है, या आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज़ कर लो, ठीक है। तो वो आपकी क्या होती है, सहायक मेमोरी होती है। तो ये क्या होती है, काफ़ी प्राथमिक मेमोरी तो हमारे जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी तो बहुत कम होती है, लेकिन क्या होता है, जो सहायक मेमोरी होती है, इसकी जो स्टोरेज पावर होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला देखिए ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का नाम आपने सुना होगा, यूज़ भी करते होंगे आप, ठीक है। ये क्या होता है भाई, कम आवृत्ति वाली तरंगों का प्रयोग कर मोबाइल के द्वारा कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो भाई ब्लूटूथ का यूज़ क्या है कि भाई जो कम फ्रीक्वेंसी वाली जो तरंगे हैं उनका यूज़ करता है और मोबाइल के द्वारा कंप्यूटर को नेटवर्क से, मतलब मोबाइल द्वारा कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने की व्यवस्था करता है, ठीक है। जैसे हम ब्लूटूथ में आपस में क्या करते हैं, फाइल की शेयरिंग करते हैं, तो वही ब्लूटूथ की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक। इसमें यानी कि आप मोबाइल को भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल टू मोबाइल, मोबाइल से मोबाइल तो हम कनेक्ट करते ही हैं ब्लूटूथ के माध्यम से, लेकिन ब्लूटूथ को आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों को भी आपस में आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जो लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंग है उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए चिप का मैंने आपको बताया था कि जो चिप होती है वो क्या होती है, वो एक तरह का क्या है, एकीकृत परिपथ है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, चिप क्या है, एक आईसी है, एकीकृत परिपथ है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाया जाता है। क्योंकि जब चिप आया, आईसी आया, तो इसी से क्या हुआ, काफ़ी जो आपके कंप्यूटर हैं वो क्या हो गए, छोटे हो गए, उनका आकार छोटा हो गया। पहले क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब का जब आप यूज़ करते हो तो काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे। लेकिन जब आईसी आया तो आईसी से क्या हुआ कि आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आप छोटे से चिप पर बना सके, और जिससे क्या हुआ कि आपके कंप्यूटर का जो आकार है वो काफ़ी छोटा हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बैक स्पेस, ठीक है। बैक स्पेस क्या होता है भाई, जब आपने टाइपिंग करते होंगे तो टाइपिंग में अगर आपकी कोई चीज़ गलत हो जाती है
तो आप क्या करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। तो बैक स्पेस का मतलब ये है कि भाई कंप्यूटर के कुंजी पटल पर वो कुंजी जिसको दबाने पर, ये जवाने गलत हो रखा है, पर कर्सर पहले बाएं स्थित करेक्टर हट जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो टाइपिंग करते वक्त आप क्या करते हैं, कोई डेटा अगर आपका लगता है कि आपने गलत लिख दिया है तो आप क्या करते हैं, बैक स्पेस को दबाते हैं। तो बैक स्पेस से क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो इस तरीके से डिलीट होता चला जाता है। ठीक है, तो बैक स्पेस का यूज़ कहाँ पर होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली हम वर्ड प्रोसेसिंग में बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, यानी कि अपने MS वर्ड में। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है ALU, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया भाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यानी कि जो अंकों के सही अंतरण और प्रवाह पर नियंत्रण रखता है, उसकी शुद्धता की जांच करता है। ठीक है, यानी कि जो इनपुट और आउटपुट, ठीक है, उसके प्रवाह पर ये क्या करता है, नियंत्रण रखता है, और वो कितने सही हैं उनकी भी वो क्या करता है, जांच करता है। तो मेमोरी यूनिट, ALU और नियंत्रण यूनिट, ये इसके 3 यूनिट होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। ठीक है, इसके बाद देखिए कर्सर। कर्सर का मतलब ये है कि भाई जो स्क्रीन पर आपकी पोजीशन को दिखाता है, वो जो पॉइंट है ब्लिंक करता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्सर बोला जाता है। तो स्क्रीन पर आदेशानुसार विवरण करने वाला संकेत जो टाइप होने पर अक्षर के स्थान को दर्शाता है। ठीक है, देखिए ये मैंने ये सारी की सारी डेफिनेशन इसलिए लिखी है क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभार ये हिंदी में इस तरह से आते हैं कि आपको समझ में नहीं आता, तो आपको इनकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो शॉर्ट लघु रूप है, मतलब ये आप इनको शॉर्ट आंसर मान लीजिए, और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन सारी कंप्यूटर की शब्दावलियों को समझने में, और आपके लिए बहुत इजी रहेगा एग्ज़ाम में। किसी भी तरीके का प्रश्न आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हम जैसा प्रश्न बता रहे हैं वैसा ही आ जाए, तो वो किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आप, हमारी कोशिश ये रहती है कि आप प्रश्न किसी भी तरीके से सॉल्व कर पाएँ, चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेज में आए, लेकिन होता क्या है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगला देखिए डिस्क। भाई डिस्क क्या होती है, ये प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की बनी सपाट गोल प्लेट होती है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। ठीक है, डिस्क में जनरली क्या होता है कि आपकी चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है, उस प्लेट पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर सूचना संचित की जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या होता है कि भाई ये प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की एक सपाट गोल प्लेट होती है, आपने देखी होगी भाई डिस्क किस तरह की होती है, और इस पर क्या होती है, चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। जनरली क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, है ना, कल बताया था कि भाई आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, और ये क्या करती है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करके अपने आप जो सूचना होती है, डेटा होती है, उसको स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, डिस्क। ठीक है, डिस्क को आप आई होप कि समझ में होंगे। ठीक, इसके बाद अगला आता है फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, ये लचीले प्लास्टिक की बनी हुई चुंबकीय क्षमता युक्त प्लेट होती है जो विशिष्ट लिफाफे में रखी जाती है, लेकिन ये कम मात्रा में सूचना भंडारण के लिए प्रयुक्त होती है। तो पहले फ्लॉपी डिस्क यूज़ की जाती थी, ठीक है, कि एक प्लास्टिक के लिफाफे में रखी जाती थी, ठीक है, चुंबकीय क्षमता युक्त प्लेट रखी जाती थी। अब फिर बाद में उसको क्या कर दिया, फिर डिस्क आई, मतलब जो हम CD का यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होता था, लेकिन इसकी जो भंडारण क्षमता होती थी बहुत कम होती थी। ठीक है, अगला देखिए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, यानी कि जो कंप्यूटर में सूचना की प्रविष्टि के माध्यम होते हैं, जिनके माध्यम से कंप्यूटर में सूचना को प्रविष्ट किया जाता है या डाला जाता है, उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, तो ये आपके क्या है, एक तरह से ये स्कैनर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिससे कि आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव क्या है, कंप्यूटर में लगा एक ऐसा उपकरण। देखिए डिस्क ड्राइव क्या है, कंप्यूटर में एक ऐसा उपकरण होता है जो चुंबकीय डिस्क को घुमाता है और हेड की स्थिति को नियंत्रित करता है। मतलब कि डिस्क ऑपरेट कैसे होगी आपके कंप्यूटर में, जब क्या होगा, वहां पर डिस्क ड्राइव होगा। डिस्क ड्राइव का सिंपली मतलब है जो डिस्क को ड्राइव करता है, यानी कि डिस्क को घुमाता है, चलाता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, डिस्क ड्राइव कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, नेविगेटर कंप्यूटर। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, नेविगेटर कंप्यूटर का मतलब ये है कि इस तरह का कंप्यूटर है कि जो आपको दोस्तों रास्ता कभी आप भूल जाते हैं तो उस समय पर आपको रास्ता, मतलब रास्ता कहाँ है ओरिजिनल रास्ते में, या ओरिजिनल आपके गंतव्य में पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है, नेविगेटर का हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि भाई कहीं हमें रास्ता पता नहीं है तो हम उस रास्ते में पहुंचना चाहते हैं, तो हम नेविगेटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो डैन सिवियासिरिक
वैज्ञानिक है, इन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है कि भैया इसको आप पहन सकते हैं, इसको आप पहनेंगे और फिर उसमें क्या होता है, एक माइक लगा होता है, उस माइक पर आपको जहाँ जाना होता है वहाँ के उस जगह का नाम बताएंगे, ठीक है। फिर आपकी आंखों के सामने एक मॉनिटर लगा होता है, उस मॉनिटर में अपने आप ही क्या होता है, उस रास्ते का नक्शा आ जाता है, ठीक है। तो जिसकी मदद से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उस अपने गंतव्य में जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो एक नेविगेटर कंप्यूटर सिंपली सी बात है कि आपको रास्ता बताने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा वही है। तो नेविगेटर कंप्यूटर आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद देखिए निकास यानी कि आउटपुट, ठीक है। तो भाई जानकारी को निर्गमन एकक के द्वारा कंप्यूटर से बाहर उस रूप में निकाल लिया जाता है जिससे वो उपयोगकर्ता को आसानी से समझ में आ सके। तो भाई आपको पता है भाई आउटपुट क्या होता है कि आपने इनपुट डाला, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हुई सीपीयू में और फिर आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो जैसे आपके सामने मॉनिटर है तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। सिमिलरली जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर से आपको क्या होता है, आउटपुट मिल जाता है ना। तो आप कमांड देते हैं, उसके बाद आपको क्या होता है, प्रिंट मिल जाता है। तो ये हो गया आपको इनपुट और आउटपुट, ठीक है। अगला देखिए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का क्या होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सारे काम संभालने की वाला ये क्या है, सिलिकॉन चिप्स है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का इसको मस्तिष्क भी बोला जाता है क्योंकि सीपीयू का एक पार्ट है और ये सारे काम संभालता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। और ये क्या है, एक तरह की सिलिकॉन चिप्स है, ठीक है। तो क्योंकि जैसे हमने बताया था कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आता है कि भाई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चौथी पीढ़ी से होने लग गया है। जैसे आईसी था वो तीसरी पीढ़ी से, फिर चौथी पीढ़ी में क्या हो गया कि आपकी कई सारी चिप्स से मिलकर आपका क्या बने, माइक्रो प्रोसेसर बने, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए आईसी, ठीक है। अब आईसी की हमने बात पहले ही कर ली है कि एक ऐसा चिप है जिस पे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो कि बहुत से पुर्जों का कार्य एक साथ कर सकता है, ठीक है। और एक ही छोटे स्थान पर इसमें क्या होता है, सैकड़ों हजारों लाखों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले सेकंड पीढ़ी पे पहली में क्या चलते थे, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, फिर कई सारे ट्रांजिस्टरों से क्या बना, आईसी बना, ठीक है। तो ऐसे ही आईसी से क्या बने, फिर माइक्रो प्रोसेसर बने, ठीक। तो ऐसे करके आप इसको याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। अगला देखिए आलेखन पीठिका यानी कि ग्राफिक टेबल, ठीक है। तो ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भाई जो ग्राफिक टेबल है इसके द्वारा आप जो ग्राफिक या जो आपके एनालॉग डेटा है इसको आप डिजिटल डेटा में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और आप उसको क्या कर सकते हैं, अपनी मेमोरी में भी सेव रख सकते हैं, ठीक है। तो इस जो ये आपकी टेबल है इसमें 30 वर्ग सेंटीमीटर आकार की ये होती है, ठीक है। तो ग्राफिक टेबल का सीधा सीधा सा यूज़ है कि आपने जो ग्राफिक डेटा है उसको, या एनालॉग डेटा है, आप उसको डिजिटल डेटा में परिवर्तित कर सकते हैं ग्राफिक टेबल की मदद से, ठीक है। अगला देखिए क्या है, डिस्केट। डिस्केट क्या होता है, ठीक है। तो डिस्केट कुछ नहीं होता है कि भाई जब आपको अधिक मात्रा में विवरण संचय करना है तो उसके लिए उपलब्ध फ्लॉपी डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर में डिस्क का प्रयोग होता है। तो डिस्केट का मतलब ये है कि जब आपको ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करना है तो भाई ये एक तरह की फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क को थोड़ा सा ऊपर पे ले जाएं तो क्या बनती है, डिस्केट बनती है। फ्लॉपी डिस्क में तो बहुत कम मात्रा में डेटा स्टोर हो पाता है, लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क के बाद अगर आपको ज़्यादा डेटा को स्टोर करना है तो डिस्केट का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर में इस डिस्क का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब तो खैर कहाँ होता है इसका प्रयोग, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था, ठीक है। आगे देखिए होम कंप्यूटर। होम कंप्यूटर क्या है भाई, सिंपली है कि भाई घरेलू उपयोग की दृष्टि से निर्मित कंप्यूटर है, उनको ही क्या बोला जाता है, होम कंप्यूटर बोला जाता है। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, अपने टेलीविज़न से जोड़कर इनका उपयोग कर सकते हैं। इनको वातानुकूलन की आवश्यकता नहीं होता है और इनका प्रयोग क्या होता है, मनोरंजन, खेल, घरेलू उपकरण आदि का नियंत्रण, विद्याभ्यास, खरीद का लेखा जोखा आदि में इसका किया जाता है। सिंपली मतलब ये है कि जो होम पर्पस से हम यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर आपके मतलब जो हमारे घरेलू कामों से के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उनको ही घरेलू कंप्यूटर या होम कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। घरेलू उपयोग की दृष्टि से जिनका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए नेटवर्क। भाई नेटवर्क का मतलब क्या है कि भाई आपस में कई सारे जब कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, और या एक टर्मिनल की मदद से वो आपस में क्या करते हैं, जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रणाली में क्या होता है, आपस में कई सारे कंप्यूटर और टर्मिनल जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। नेटवर्क सिंपली आप समझ लीजिए कई सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ गए और वो आपस में जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बाह्य यंत्र यानी पेरिफेरल्स। तो कंप्यूटर में विवरण दर्ज करने या कंप्यूटर से विवरण प्राप्त करने या विवरण संचित करने का जो यंत्र होता है, ठीक है। कंप्यूटर में अगर आपने कोई विवरण को दर्ज करना है या कंप्यूटर से आपने विवरण कोई प्राप्त करना है या विवरण उसमें संचित करना है, उसका जो यंत्र होगा उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल्स या बाह्य यंत्र उनको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए अंकक यानी कि प्लॉटर।
ठीक है। देखिए प्लॉटर का मतलब क्या है कि एक जो स्वचालित कलम के द्वारा जैसे रेखा चित्र ड्राइंग आदि बनाने वाला जो बाह्य यंत्र होता है, मतलब ये भी एक तरह का पेरिफेरल्स ही मानिए। जो पेरिफेरल्स हैं मतलब कि आप क्या करना है, जो एक कलम होती है वो स्वयं चलती है, ठीक है, और उसके द्वारा क्या होता है जैसे आप ड्राइंग करते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं, तो उसका काम होता है प्लॉटर का, ठीक है। तो जैसे आपको पता लग रहा होगा जैसे प्लॉटर है तो उसका काम क्या है, प्लॉट करना, ठीक है, यानी कि ड्रॉ करना या रेखा चित्र बनाना। तो ऐसा एक बाह्य यंत्र है, उसको क्या बोला जाता है, अंकक यानी कि प्लॉटर बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा देखिए टर्मिनल, ये भी आपका क्या एक पेरिफेरल्स है, ठीक है, बाह्य तंत्र जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में विवरण दर्ज कर सकते हैं या कंप्यूटर से विवरण प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल क्या है कि भाई जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में विवरण दर्ज कर सकते हैं या कंप्यूटर से विवरण प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये सीधी सीधी सी बात है, ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आपके जो बाह्य मतलब कि जितनी भी जो चीज़ें हैं कंप्यूटर से, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी शब्दावली मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है, ठीक है भाई। जब तक बाह्य यंत्र नहीं होंगे, पेरिफेरल्स नहीं होंगे, तब तक आप कंप्यूटर में कोई विवरण दर्ज नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि भाई कंप्यूटर में अगर आपकी वायर आपकी कनेक्टेड ही नहीं होगी तो आप कैसे उसमें मतलब कैसे कंप्यूटर में कोई डेटा को इनपुट कर पाओगे या कैसे उससे आउटपुट ले पाओगे ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, टर्मिनल हैं। तो भाई टर्मिनल की मदद से ही तो कोई कंप्यूटर में आप विवरण दर्ज करते हैं ना। टर्मिनल ही नहीं होंगे कंप्यूटर में लगेंगे, कि अगर आपका कीबोर्ड ही कनेक्टेड नहीं होगा आपके कंप्यूटर से तो आप बिना टर्मिनल के वो कैसे हो जाएगा ना। तो भाई कंप्यूटर में आप विवरण दर्ज भी कर सकते हैं और आप उसकी मदद से कंप्यूटर से विवरण प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल होने तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यूएसबी पोर्ट होता है, इसके अलावा आपका और भी क्या कहते हैं, जैसे आपका प्रिंटर का पोर्ट अलग से होता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट क्या होता है कि किसी प्रकार के डेटा में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अलाइनमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का डेटा है उसमें आप पैराग्राफ को जब आप मतलब आप व्यवस्थित कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोला जाता है। अब अलाइनमेंट आपका किसी भी तरीके से होता है। कई बार क्या होता है फ्रॉम लेफ्ट ना, कि भाई आप लेफ्ट से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट में ही आए। कभी क्या होता है अलाइनमेंट आपका बीच वाला होता है, ठीक है। कभी क्या होता है इधर साइड में होता है। जैसे आपने देखी होगी मेरी जो हेडिंग है वो बीच में उसका अलाइनमेंट, ठीक है। तो मेरा जो पैराग्राफ है जब हेडिंग होती है तो मैं उसको रखता हूँ बीच में, बाकी मैं क्या करता हूँ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ डेटा, यानी कि लेफ्ट से। तो उसको क्या बोला जाता है, अलाइनमेंट बोला जाता है, कि भाई आप डेटा को पैराग्राफ में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, ठीक है। अगला देखिए अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक क्या है कि जैसे होते हैं अल्फ़ाबेट्स और नंबर, इन दोनों का अगर आप क्या बना दे, कॉम्बिनेशन बना दे, समुच्चय बना दे, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक। अब जैसे आपके अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेके जेड तक अक्षर हो गए, और इसके बाद 0 से लेके 9, इनका अगर आप समुच्चय बना दे, सेट बना दे, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक बोला जाएगा, ठीक है। अगला देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए एक या अधिक प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसको ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। आप किसी भी विशेष कार्य के लिए जो एक से ज़्यादा अगर आप प्रोग्रामों का समूह बनाएंगे तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अगला देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके बारे में मैं पिछली बार बता चुका हूँ, यानी कि कृत्रिम बुद्धि। तो आर्टिफिशियल ये एक मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम के सोचने और सीखने की क्षमता है जो मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने और समझने एवं तर्क करने की क्षमता को प्रदान करता है, ठीक है। तो इसे ही कंप्यूटर की भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे कि रोबोट है, या हम कंप्यूटर को कोई मुंह से अगर हम मतलब कमांड देते हैं और कंप्यूटर उसी हिसाब से रिएक्ट करता है, तो वो आपका क्या है कि भाई मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने और समझने और तर्क करने की क्षमता है, वो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अमेजन की तरफ से आता है, एलेक्सा आता है, ठीक है। तो वो क्या है एक तरीके से, मतलब अभी हम इसमें उतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम इस ओर को बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप वॉइस टाइपिंग ही करते हैं कभी कभार, ठीक है, तो वो क्या है कि आपके मतलब कंप्यूटर के मानवीय गुणों के अनुरूप उसके सोचने और समझने की क्षमता है, वो उसको कहाँ से आ रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहलाती है, ठीक है। अगला देखिए ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मतलब कि ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि ये वह पद्धति जिसके द्वारा कंप्यूटर के यूजर की वैधता की पहचान की जाती है कि वो वैध है या नहीं है, तो उसको हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा कंप्यूटर के यूजर की वैधता की पहचान की जाती है, तो उसको ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। देखिए बैकस्पेस कुंजी के बारे में हम समझ चुके हैं, पहले हमने पढ़ लिया है कि ये कुंजी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो टेक्स्ट को बाईं ओर से डिलीट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैकस्पेस बोलते हैं। ब्लॉक क्या है,
देखिए ब्लॉग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कभी कभार आप पढ़ने के लिए आप इंटरनेट साइट्स पर जाते होंगे, तो साइट्स में जैसे आपने कोई चीज़ पढ़नी है तो वो जो लिखा हुआ डेटा होता है वो इसको क्या बुलाता है, ब्लॉग बोला जाता है। जैसे आपने कोई चीज़, जैसे माना आपने कंप्यूटर से रिलेटेड ही कुछ पढ़ना है, तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप किसी की साइट्स पर जाएंगे, तो साइट पर जो लिखी हुई चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का एक डिस्कशन या जानकारी वाली साइट होती है जिसमें टेक्स्ट प्रविष्टियाँ होती हैं, शामिल होती हैं, तो वही क्या होता है, ब्लॉग कहलाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब की एक डिस्कशन या जानकारी वाली साइट्स होती है जिसमें टेक्स्ट यानी एंट्रीज, टेक्स्ट प्रविष्टि यानी एंट्रीज उसमें शामिल होती है। ठीक है, अगला देखिए बिट। बिट यानी बाइनरी अंक, अर्थात 0 या 1 को बिट बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो बाइनरी अंक होते हैं 0 और 1 होते हैं, और बिट क्या होता है कि इनको रखने वाला है स्पेस। ठीक है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। शब्दों की लंबाई को बिट में ही मापा जाता है। ठीक है, बाइट क्या है, 8 बिटों को मिला के क्या बनता है, बाइट बनता है। ठीक है, और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी को मेगाबाइट में नापा जाता है, और जो मेमोरी को मेज़र करने की जो इकाई है वो क्या होती है, बाइट होती है। ठीक है, इकाई रूप में, मतलब बाइट से ही मेज़र किया, तो कंप्यूटर की मेमोरी को मेगाबाइट में मापा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, बैकअप। बैकअप का मतलब क्या है कि कंप्यूटर द्वारा डिस्क में उपस्थित सभी सूचना की कॉपी बना दी जाती है, जिसे बैकअप बोलते हैं। ठीक है, और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इस बैकअप को में स्टोर डेटा को रीस्टोर कर उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो बैकअप का मतलब ये है कि आपको कभी कभार क्या होता है कि आपकी सूचना को आपको डिलीट होने का भय रहता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सभी सूचना की कॉपी बना दी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकअप बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में उपस्थित सभी सूचना की कॉपी बना दी जाती है डिस्क पर, तो उसको हम बोलते हैं बैकअप। तो आवश्यकता पड़ने पर आप बैकअप में स्टोर डेटा को रीस्टोर करके उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में बैकअप सभी पे रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ क्या है, ये भी एक बहुत बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड प्रश्न कि बैंडविड्थ क्या होती है। ठीक है, तो डेटा संचरण में प्रयोग की जाने वाली आवृत्ति की उच्चतम और निम्नतम सीमा का अंतर बैंडविड्थ कहलाता है। ठीक है, और इसे बिट्स पर सेकंड में नापते हैं। ठीक है भाई, जब डेटा आपका संचरण होता है ना, तो उसमें क्या होता है, आवृत्ति की उच्चतम और निम्नतम स्तर। जब डेटा स्टोर होता है तो उसमें जब आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी का जो मैक्सिमम और मिनिमम सीमा के बीच का जो अंतर होता है उसको हम दोस्तों बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो बैंडविड्थ होता है इसको बीपीएस यानी कि बिट्स प्रति सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जब भी डेटा आपका आगे को प्रोसेस होता है, जब संचरण होता है यानी कि आगे बढ़ता है, तो उसमें जो आपकी फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, तो उसमें उसका हाईएस्ट और मिनिमम जो लेवल है उसके बीच का डिफरेंस ही बैंडविड्थ कहलाता है। इसको हम बीपीएस में नापते हैं। ठीक है, अगला देखिए बारकोड। बारकोड भी आपने देखा होगा कि बारकोड क्या होता है, जैसे आपने कई बार बुक्स आप देखते हैं, बुक्स के पीछे भी आपका क्या होता है, बारकोड बना हुआ होता है। ठीक है, तो क्या होता है, बारकोड क्या होता है, विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर पट्टियां होती हैं इस तरह से, ये ऐसे ना बुक के पीछे आपने देखा होगा ऐसे कोड टाइप का बना होता है। ठीक है, जो कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा को व्यक्त करती है। ठीक है, अभी हमने बताया था अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, तो बारकोड किसी भी उत्पाद के कोड को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला देखिए बैच प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अवधारणा है जिसमें किसी प्रोग्राम को बैच के रूप में एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें किसी प्रोग्राम को बैच के रूप में एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है दोस्तों, कि बायोमेट्रिक डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो व्यक्ति के भौतिक गुणों की पहचान आसानी से कर सकता है। जैसे कि हम बायोमेट्रिक का यूज़ कहाँ पर करते हैं, फिंगरप्रिंट, हस्तरेखाएं है ना, जैसे आप बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से आप अपने आधार कार्ड बनाया होगा। ठीक है, इसके अलावा आजकल के जो लाइसेंस होते हैं वो भी बायोमेट्रिक की मदद से बनते हैं। आप कहीं ऑफिस जाते होंगे तो ऑफिस में भी आपकी क्या होती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस सीधा सीधा सा है कि जो व्यक्ति के भौतिक गुणों की पहचान आसानी से कर लेता है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट की पहचान कर लेता है, हमारे हस्तरेखाओं की पहचान कर लेता है, हमारी आंखों की पहचान कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए ब्रॉडबैंड क्या है। ब्रॉडबैंड क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जिसकी चलने की गति 1 Mbps या उससे ज़्यादा होती है, उसको ही ब्रॉडबैंड बोला जाता है। Mbps यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, तो जिसकी चलने की गति मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है, उतनी होती है या उससे ज़्यादा होती है, तो उस या मतलब उतनी या उससे ज़्यादा होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉडबैंड बोलेंगे। ठीक है, तो 1 MB पर सेकंड या उससे ज़्यादा की स्पीड वाले को ब्रॉडबैंड बोला जाता है। ठीक है,
अगला देखिए ब्राउज़र क्या है। भाई ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो HTML की फाइलों को वेब पेज के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित करता है। ठीक है, HTML की जो फाइलें हैं उनको सीधे सीधे वेब पेज के रूप में हमारे सामने जो प्रदर्शित कर देता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र के माध्यम से हम इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, हम जनरली ब्राउज़र का तो प्रयोग करते हैं ना, जैसे यूसी ब्राउज़र है, ओपरा मिनी है ना, और क्या कहते हैं ये गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज ए ब्राउज़र। तो इन ब्राउज़र की मदद से सीधे सीधे क्या होता है कि जो HTML की फाइलों को सीधे सीधे हमारे सामने वेब पेज के रूप में ये लाके रख देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, और हम आसानी से किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। अगला देखिए बफरिंग क्या होती है। बफरिंग क्या होती है, इसमें जो डेटा होता है मेन मेमोरी में ट्रांसफर होने से पहले कुछ समय के लिए स्टोर होता है और ये एक मेमोरी डिवाइस का प्रोसेस होता है जिसमें डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, जिससे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। आपने देखा होगा कि बीच बीच में क्या होती है, बफरिंग होती है। तो बफरिंग में क्या होता है, डेटा मेन मेमोरी में ट्रांसफर होने से पहले कुछ समय के लिए स्टोर होता है और यह एक मेमोरी डिवाइस का प्रोसेस होता है जिसमें डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, जिससे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। अगला देखिए बस क्या है। कंप्यूटर की भाषा में बस एक प्रकार का ऐसा समूह है जो डेटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। इसे तार या सर्किट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये मतलब कि सीधी बात है, तार या सर्किट से बना होता है। तो बस का मतलब ये है कि एक ऐसा समूह जो डेटा या इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, बस बोला जाता है। मतलब सीधा सीधा है कि एक ऐसा ग्रुप है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ठीक, तो वही आपका क्या है, बस है। तो नाम जैसे बस होती है ना, बस क्या करती है, पैसेंजरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो ये पैसेंजर को नहीं, ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह से ले जा रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार का ऐसा समूह है। ठीक, अगला देखिए बग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी अगर त्रुटि आती है और तो उसको हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। ठीक है, और बग को हटाने की प्रक्रिया को डीबगिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है डीबगिंग, कि भाई अगर बग को आपने हटाना है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, डीबगिंग कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए CDRW क्या है। CDRW, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और RW का मतलब है रीड एंड राइट। ठीक है, तो एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को बार बार लिखा और पढ़ा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, CDRW बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो CD, ठीक है, और इसके विस्तृत रूप को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल बोला जाता है, यानी कि इसमें स्टोरेज डिवाइस में डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। देखिए इस चीज़ को समझ लिए कि एक होता है कि भाई एक होता है CDRW, मतलब रीड एंड राइट, यानी कि आप इसमें रीड भी कर सकते हैं और इसमें राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, रीड मतलब कि उसमें चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं और राइट भी मतलब उसमें उससे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और एक होता है कि बस खाली रिकॉर्डेबल, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, डेटा को केवल पढ़ सकते हैं। ठीक, तो CDRW का समझिए कि रीड एंड राइट का मतलब यह है कि एक CD ऐसी होगी कि जिसमें आप डेटा को मतलब उसमें रीड भी कर सकते हैं, यानी कि उसको पढ़ भी सकते हैं, और उसमें क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने कोई सूचना को कंप्यूटर से लाके उसमें भी रख सकते हैं, तो वो उसको बोलेंगे CDRW। ठीक है, और जो रिकॉर्डेबल होगी उसमें आप कंप्यूटर से कोई भी डेटा को उसमें सेव नहीं कर पाएंगे। जैसे आप इसको समझिए पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आपका क्या है, रीड एंड राइट दोनों है। इसमें आप बार बार क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। मतलब कि पेन ड्राइव में सूचना को स्टोर भी कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको हटा के फिर दोबारा से उसमें क्या कर सकते हैं, उससे डिलीट भी मार सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ को समझिए CDRW। ठीक है, अगला देखिए सेल क्या है। सेल क्या होता है, अधिकतर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने देखा होगा कि भाई जो कॉलम और रो के निर्मित जो हम भाग को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल में अगर आपने काम किया होगा तो ये ऐसी होती हैं ये। ठीक है, ये आपकी रोज हो गई और एक कॉलम हो गई, तो इनके बीच का जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, सेल बोला जाता है। ठीक, अगला देखिए कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है ये। तो कैरेक्टर्स की विशेषता ये है कि प्रिंटर एक बार में टेक्स्ट को कैरेक्टर प्रिंटर करता है और ये धीमी स्पीड के प्रिंटर होते हैं, जैसे अंक अक्षर या कोई भी चिन्ह को प्रिंट करता है, तो इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी बोला जाता है। प्रश्न ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि भाई डॉट मैट्रिक्स का संबंध किससे है। तो जो डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर है वो क्या है, वो आपका
मतलब डॉट मैट्रिक्स का संबंध प्रिंटर से है, ठीक है। प्रश्न बार बार ये आता है, ठीक है। तो भाई जो कैरेक्टर्स प्रिंटर है इसकी सीधी सीधी विशेषता है कि ये एक बार में टेक्स्ट का कैरेक्टर को प्रिंट करता है, यानी कि एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। तो ये बहुत ही धीमी स्पीड का प्रिंटर होता है। जैसे आज के समय पे क्या होता है कि भाई टेक्स्ट प्रिंटर नहीं होता, मतलब आपके आज के समय पे तो क्या होता है कि भाई जेट प्रिंटर चलते हैं, ठीक है। और सबसे जो हाईएस्ट होता है वो क्या होता है, लेजर प्रिंटर होता है। तो जेट प्रिंटर तो क्या होता है कि भाई टोटल जितना आपका जो भी आपका पैराग्राफ है टोटल उसको प्रिंट कर देता है वर्ड प्रोसेसिंग में, ठीक है। लेकिन जो कैरेक्टर प्रिंटर है कि ये प्रिंटर एक बार में टेक्स्ट का एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है, ठीक है। टेक्स्ट का एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है, तो ये धीमी स्पीड का प्रिंटर है। तो ये जैसे अंक को, अक्षर को या अथवा कोई भी चिन्ह है उसको ही प्रिंट करता है, तो इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी बोला जाता है। अगला देखिए क्या है, चैट क्या है। देखिए चैट क्या है, इंटरनेट से जुड़े देश विदेश के कंप्यूटर प्रयोगकर्ताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान को ही चैट बोला जाता है। यह वास्तविक संचार चैट कहलाता है, ठीक है। तो इंटरनेट के अनेक सर्वर चैट सुविधा प्रदान करते हैं। चैट में आपको पता ही होगा कि भाई जैसे आप कोई बातचीत करते हो ऑनलाइन, ठीक है, या व्हाट्सएप में आप बात करते हो, ठीक है, वो आप एक तरीके से क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू भी करते हो और आप अपने मोबाइल के थ्रू भी करते हो। तो बस वही चीज़ है कि भाई उसको क्या बोल दिया, चैट बोल दिया। तो इंटरनेट के अनेक सर्वर चैट सुविधा प्रदान करते हैं, कई सारे सर्वर हैं वहाँ पर आप चैट सुविधा प्रदान। तो भाई इंटरनेट से जुड़े देश विदेश के कंप्यूटर प्रयोगकर्ताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, चैट कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, हमारे जीवन में कम्युनिकेशन को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोग्राम में कई प्रकार के नए नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें कंप्यूटर की भाषा में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि भाई जब आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या होता है कि भाई कम्युनिकेशन को सरल बनाना है, सुविधाजनक बनाना है। तो उसमें क्या होता है, कई टाइप के नियम बनाए जाते हैं कम्युनिकेशन करने के, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप समझ लीजिए कि आपको कम्युनिकेट करना है और कम्युनिकेट करने पे अब लगातार आप देखते हैं कि अपडेट आते रहते हैं, कई तरह के प्रोटोकॉल आते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें कम्युनिकेट करना ईजी हो जाता है। तो उसमें जो भी नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उनको ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोला जाता है। आप देखते होंगे कि आज पहले आप व्हाट्सएप यूज़ करते थे तो कैसा था, फेसबुक यूज़ करते तो कैसा था, तो कम्युनिकेशन अब क्या हो गया, बढ़ गया है अब। लेकिन उसके साथ साथ क्या होते हैं, नियम भी बनाए जाते हैं, तो उनको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्लाइंट कंप्यूटर क्या है। क्लाइंट कंप्यूटर क्या है दोस्तों, क्लाइंट कंप्यूटर वह कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर नेटवर्क में अनेक सर्वर को सूचना के आदान प्रदान की सेवा को प्रदान करता है, वही क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर एक टाइप का प्रोग्राम है जो एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि भाई जिससे कि कंप्यूटर नेटवर्क में अनेक सर्वर को सूचना मिल सके या आदान प्रदान की सूचना का आदान प्रदान हो सके, ठीक है। तो क्लाइंट कंप्यूटर इसी को बोला जाता है। इसके बाद देखिए क्लिप आर्ट क्या है। क्लिप आर्ट क्या होती है भाई, कंप्यूटर डेस्क पर कॉपीराइट रहित, यानी कि जिसपे कोई कॉपीराइट नहीं होता है, उसमें ग्राफिक्स, चित्र, फोटो, मानचित्र और रेखाचित्र आदि का एक ग्रुप होता है जिसका प्रयोग डेस्कटॉप में पब्लिशिंग में या डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ग्राफिक्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिप आर्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला है देखिए कंपाइल क्या है। देखिए उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना ही कंपाइल बोलते हैं, ठीक है। भाई जो कंप्यूटर होता है वो मशीनी भाषा को समझता है, तो जो आपकी जो हाई लेवल की लैंग्वेज है, लो लेवल की लैंग्वेज है, उसको जब मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना होता है उस प्रोसेस को कंपाइल बोला जाता है, और इसके लिए कंपाइलर का यूज होता है, ठीक है। तो जो कंपाइलर होता है उसका क्या काम होता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। ये काफी बार ये प्रश्न आ जाता है। इसी तरह से असेंबलर होता है, उसका यूज होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना, ठीक है। अगला है कमांड। कमांड का मतलब क्या है कि निर्देश देना, ठीक है। भाई किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं तो उस निर्देश को कमांड बोला जाता है। अगला देखिए कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा के अनुदेशों में लिखने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। यानी प्रोग्रामिंग भाषा को आप जब अनुदेशों में यानी कि इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे तो उस क्रिया को ही क्या बोलेंगे, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन टाइप के बन जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या बन जाएगा, कोडिंग कहलाती है, ठीक है। अगला देखिए क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड का भी यूज आप काफी बार करते हैं कि इसमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर की एक सुविधा है जिसके माध्यम से किसी डाटा को अल्पकाल के लिए मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है तथा डाटा ट्रांसफर के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। हम किसी डाटा को थोड़े समय के लिए मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, क्लिपबोर्ड में यूज कर लेते हैं और बाद में डेटा ट्रांसफर में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अगला देखिए
क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी क्या है भाई? देखिए, किसी डाटा और निर्देशों को आप टेक्स्ट के द्वारा संरक्षित रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस डेटा और निर्देश को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, इसको ही क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, आपने क्या किया कि भाई कोई डेटा है, कोई इंस्ट्रक्शन है, इनको आप कंजर्व कर लेते हैं, मतलब संरक्षित रख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस डेटा को फिर से या फिर उस इंस्ट्रक्शन को फिर से प्राप्त कर लेते हैं। उस पूरी प्रोसेस को दोस्तों क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम से ही पता लग रहा होगा कि आपने डेटा जो बेस है उसको मैनेज करना है, यानी कि इसमें बहुत प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा डाटा को व्यवस्थित करना, सूचना देना अथवा उसमें परिवर्तन करना आदि के कार्य किए जाते हैं। तो वही क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी कि एक प्रोग्राम का समूह है जिसके द्वारा डाटा को आप ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें इंस्ट्रक्शन देने यानी सूचना देने और इसके अलावा उसमें परिवर्तन करने के कार्य आसानी से पूरे किए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डाटा रिडंडेंसी क्या है? देखिए, डाटा रिडंडेंसी का मतलब यह होता है कि एक फाइल अगर एक से अधिक बार अलग अलग नामों से कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाती है तो उसको डाटा रिडंडेंसी बोला जाता है। जैसे एक फाइल है, वो एक या एक से अधिक बार अलग अलग नामों से कंप्यूटर सिस्टम में जब कभी कभार सेव हो जाती है तो उसको डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, डिजिटल वीडियो डिस्क क्या है, यानी कि डीवीडी क्या है? ठीक है, तो डिजिटल डिस्क क्या है? ये भी एक आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है जिसमें भंडार करते हैं सूचनाओं को पढ़ने तथा लिखने के लिए। इसमें लेजर किरणों का क्योंकि प्रयोग होता है तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ऑप्टिकल ड्राइव, यानी कि प्रकाशीय डिस्क भी इसको बोला जाता है। कई बार इसको मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं कई लोग, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है दोस्तों, ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है। ठीक है, कभी कभार जैसे सीडी रोम क्या होती है, सीडी क्या होती है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क भी आपकी क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती है। ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। हमेशा ध्यान रखना, इसको प्रकाशीय डिस्क बोला जाता है। कई बार इसको कई लोग गलत कर देते हैं मैग्नेटिक, लेकिन मैग्नेटिक नहीं होती, ये आपकी क्या होती है, ऑप्टिकल होती है। ठीक है, तो डिजिटल वीडियो डिस्क क्या है, आपकी एक स्टोरेज का एक डिवाइस है। ठीक है, अगला देखिए, डिस्प्ले यूनिट। भाई डिस्प्ले यूनिट का मतलब क्या है? एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि मॉनिटर होता है। ठीक है, मॉनिटर को क्या होता है, आप स्क्रीन पर डाटा को और उसके परिणामों को शो कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो डिस्प्ले यूनिट में हमारा क्या हो गया, मॉनिटर आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए, डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन क्या होता है दोस्तों? हमारी वेबसाइट का एक नाम होता है। ठीक है, जैसे कि आप जब भी वेबसाइट अपनी बनाते हैं तो आपको एक डोमेन लेना पड़ता है, तो डोमेन नेम क्या होता है? तो इससे क्या होता है, इंटरनेट यूजर हमारी वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, और इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट को खोजने और पहचानने के लिए डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं यूकेपीएससी की साइट पर जाना चाहते हैं तो उसका डोमेन नेम क्या होगा, www.ukpsc.gov.in। तो इससे आप आसानी से वहां साइट पर उसकी पहुंच सकते हैं। फेसबुक में जाना चाहते हैं तो उसके डोमेन www.facebook.com। तो ऐसे करके क्या होता है, डोमेन नेम लेना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, डॉट्स पर इंच यानी कि डीपीआई। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था भाई, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसमें डीपीआई का प्रयोग किया जाता है। ये प्रति 1 इंच में उपस्थित बिंदुओं की संख्या है, यानी कि 1 इंच में जितने बिंदु होंगे उनकी संख्या को ही डीपीआई बोला जाता है, डॉट्स प्रति इंच बोला जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डीपीआई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो भाई जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज मतलब ऊपर और क्षैतिज यानी इस एज में और में 1 इंच में जितने भी डॉट आएंगे उसको क्या बोला जाएगा, डीपीआई बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, अच्छा इसमें एक चीज और है, डॉट पिच। यानी डॉट पिच का मतलब 2 कलर्ड पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, डॉट पिच बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास 2 कलर्ड पिक्सल हैं, इनके बीच की जो विकर्ण दूरी होगी, ठीक है, यानी कि ऐसे डायगोनल जो डिस्टेंस होगी, इनको दोस्तों क्या बोला जाता है, डॉट पिच बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है दोस्तों ईईपी रोम। ईईपी रोम क्या है? देखिए, रोम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भाई जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, तो ईईपी रोम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब ये है कि एक तरह की ये आपका दोस्तों क्या है, एक भंडारण युक्ति ही मान लीजिए, जिसमें आप संचित डाटा को क्या कर सकते हैं, मिटाकर नई सूचना को संचित इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होता है कि इस रोम में आपको फिर से प्रोग्राम करने के लिए सर्किट को हटाने और जैसे जिसने इसका मतलब कंस्ट्रक्शन किया होगा उसको भेजने की, यानी इस निर्माता को भेजने की आवश्यकता नहीं होती। आप एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सहायता से आप अपने कंप्यूटर में ही इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तो होगी
ईपी रोम और एक होती है ईपी रोम। अब ईपी रोम क्या है, ये भी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि एक भंडारण युक्त है जिसमें संचित डाटा को मिटाकर नई सूचना को संचित किया जा सकता है। लेकिन इसको आप ईपी रोम की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप स्वयं क्या कर सकते हैं, एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सहायता से अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, सर्किट से हटाकर आपको निर्माता को भेजना पड़ता है। तो ईपी रोम और एक होता है डबल ईपी रोम, इसमें आप फर्क समझिए, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और वो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभार इससे प्रश्न भी आ जाते हैं। अगला देखिए, ईथरनेट क्या है। ईथरनेट क्या है दोस्तों, एक आधुनिक तकनीक है। इसका प्रयोग लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़े स्थानीय कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो लैन में जो जुड़े स्थानीय कंप्यूटर है उनको आपस में जब आप जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम ईथरनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, किसी एक प्रोग्राम या निर्देश को कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित करने में लगा कुल समय क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम होता है, ठीक है। एक प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को जब कंप्यूटर को करने में जितना भी समय लगेगा उसको हम एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। देखिए ये सारी चीजें दोस्तों आती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रखी है। प्रयास यही है कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज बता दी जाए और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में इस वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। मात्र 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो में आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ने को मिल जा रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल या ईएक्सी फाइल, जैसे आपने देखा होगा ईएक्सी फाइल क्या होती है, ठीक है। ये वही फाइलें हैं जिसे हमारे कंप्यूटर के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ऐसी फाइलें एग्जीक्यूटिव फाइलें कहलाती हैं, ठीक है। वे फाइलें जो हमारे कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस में लाई जाती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, ईएक्सी फाइल बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक्स्ट्रानेट क्या है। अब ईथरनेट पढ़ा, अब इसके बाद एक्स्ट्रानेट है। एक्स्ट्रानेट क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी यूजर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट से आपस में जोड़ती है, ठीक है। मतलब सीधी बात है कि एक्स्ट्रानेट ये है कि किसी भी यूजर्स के ऑर्गेनाइजेशन को के इंटरनेट को के किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट से आपस में जोड़ने वाली जो युक्ति है वो क्या कहलाती है, एक्स्ट्रानेट कहलाती है, ठीक है। अगला देखिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, एफटीपी, कभी कभार ये फुल फॉर्म आती है कि एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी भी एक प्रकार की फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फुटर क्या है भाई, देखिए किसी पेज के नीचे की रॉ में लिखने वाला जो डाटा है वो फुटर कहलाता है। जैसे कि हेडर होता है, फुटर होता है ना। जैसे आप मेरी कभी ये जब आप मेरी पीडीएफ देखते होंगे तो मैं उसमें अपना हेडर और फुटर में अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। तो ऊपर हेडर होता है तो वहां पर क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस लिखा होता है, ऐसे नीचे फुटर पे क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस होता है, ठीक है। तो हेडर और फुटर, तो ऊपर अगर किसी पेज के टॉप में रॉ में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हेडर कहलाएगा। नीचे लिखेंगे तो वो फुटर कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, फायरवॉल। इससे रिलेटेड प्रश्न पहले भी आ चुका है, पीसीएस परीक्षा में भी आ चुका है और रेंजर परीक्षा में भी आ चुका है। तो फायरवॉल क्या है, एक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का समूह है जिसका प्रयोग नेटवर्क की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर की प्रोटेक्शन की दृष्टि से इसका प्रयोग किया जाता है फायरवॉल, ठीक है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त सभी डाटा तथा सूचनाओं का विश्लेषण करता है, ठीक है। तो भाई कंप्यूटर नेटवर्क में जितना भी डेटा आएगा, सूचना आएगा, उनको एनालाइज करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये नेटवर्क की सुरक्षा की दृष्टि से फायरवॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा को छोटे छोटे भागों में रखा जाता है जिसको कि हम फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, अगर आप उसमें जो भी डेटा को स्टोर करते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जब रखा जाता है तो उसको फ्रेगमेंट बोलते हैं और इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला, GIGO क्या है, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। उसका मतलब क्या है कि जो GIGO वह त्रुटि होती है जो इनपुट किए गए गलत डाटा को एक विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के कारण आउटपुट में लाती है, ठीक है। यानी कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट का मतलब यह है कि एक तरह की त्रुटि है जो इनपुट में किए गए गलत डेटा को एक विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के कारण आउटपुट में लाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, GIGO, ठीक है। अगला देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ये क्या है, इसे विजुअल इंटरफेस भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा सभी प्रकार की फाइलों, कमांड्स एवं सॉफ्टवेयर इत्यादि को आइकन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो GUI का मतलब है
कि भाई जितनी भी फाइल है, कमांड्स है, सॉफ्टवेयर है, इनको जब आइकन के रूप में शो करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, विजुअल इंटरफेस या ग्राफिकल विजुअल इंटरफेस इसको बोला जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इसका जैसे फोन है, इसका यूजर इंटरफेस इतना अच्छा है, तो भाई सीधी सीधी बात है कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस आपके जो बाहरी तौर पे आपका मोबाइल है या कंप्यूटर है वो किस तरह से दिखाई देता है, तो आपकी जो फाइल है, कमांड्स है, सॉफ्टवेयर है, इसको आइकन के रूप में जब दिखाता है तो वो आपका यूजर इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, जैसे आप फोन यूज करते होंगे अलग अलग, एंड्रॉइड का अलग यूजर इंटरफेस होता है, एंड्रॉइड के इतने टाइप चल रहे हैं अभी जैसे ना, तो जैसे आप देखेंगे भाई आप देखते हैं कि भाई जो एंड्रॉइड 9 है उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलग है, भाई अगर कोई एप्पल यूज करता है फोन तो उसका जो यूजर इंटरफेस है वो अलग ही होता है ना। तो वो सीधी सीधी बात है कि सजावट का तरीका आप मान लीजिए इसको एक तरीके से, कि जो फाइल है, कमांड्स है, सॉफ्टवेयर को, इनको आइकन में जो शो करने का तरीका होता है वही आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, अब ये हैंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर पर कार्य करते करते समय कभी अनावश्यक नियमों का हम पालन करने से कंप्यूटर कभी कभार रुक जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंग बोलते हैं, कंप्यूटर हैंग हो गया। ठीक है, अगला देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, कि भाई जो एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, अगला देखिए हाइपर लिंक क्या है, हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक क्या है, किसी पेज या दस्तावेज को किसी अन्य पेज या दस्तावेज से जोड़ना हाइपर लिंक कहलाता है, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं संक्षेप में HTML बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी पेज या आप डॉक्यूमेंट्स है उसको आप किसी अन्य पेज या डॉक्यूमेंट से जोड़ते हैं तो उसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे जब हम यूज करते हैं तो HTML आता है। ठीक है, तो HTML क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML इसको बोला जाता है। इसके बाद देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, ये भी आपने बहुत देखा होगा, वर्ल्ड वाइड वेब का एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो इंटरनेट में फाइलों को मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट में फाइलों को मूव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है तो उसको बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से पता लग रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला देखिए इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इस प्रिंटर में इस प्रिंटर से छोटी छोटी बूंदों को कागज पर डालकर छपाई की जाती है। तो सीधी बात है इंक की। ठीक है, इस प्रिंटर से क्या होता है, इंक की जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनको कागज पर डालकर छपाई की जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, इंकजेट प्रिंटर बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बैंकिंग का आधुनिक स्वरूप है जिससे कि आपको भाई जो पारंपरिक बैंकिंग सुविधाएं हैं वो आपको घर बैठे आसानी से इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है। ठीक है, तो अब आप कोई भी चीज़ है वो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। मोबाइल का बिल जमा कर सकते हैं, भाई कॉलेज की फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आज के ज़माने में। ठीक है, बिल जमा कर सकते हैं, बिजली का बिल हो चाहे चाहे आपके पानी का बिल हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जब आपको जो बैंक की सुविधा है वो आपको घर बैठे मिल जाती है तो उसको हम इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप उस इंटरनेट बैंकिंग में इंटरनेट में मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो वो मोबाइल बैंकिंग बन जाती है, जब आप मोबाइल का प्रयोग करते हो। आप अगर कंप्यूटर का प्रयोग करोगे तो वो इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एक संस्था है जो इंटरनेट की सर्विस को प्रदान करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या है कि भाई इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक अद्वितीय एड्रेस होता है जिसको कि IP एड्रेस बोला जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि IP एड्रेस क्या है। हर इंटरनेट से जुड़ने वाला जो भी कंप्यूटर है या कोई भी डिवाइस है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको कि IP एड्रेस बोला जाता है। जैसे कि आप एक कंप्यूटर है, अगर वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो उसका अपने आप में एक अलग से क्या होगा, एक एड्रेस आएगा, यूनिक एड्रेस होगा जिसको कि हम IP एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए इंटरनेट सर्फिंग क्या है। उपयोगी सूचनाओं को इंटरनेट पर खोजने को इंटरनेट सर्फिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, इंटरनेट सर्फिंग आप करते हैं, सभी करते हैं। कई लोग उपयोगी सूचनाओं को ना भी ढूंढने के लिए भी करें, कई लोग सर्फिंग करते हैं, फेसबुक चलाते हैं। अब
अब आप वो फेसबुक को आप उपयोगी सूचनाओं को ढूंढने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या आप ऑरकुट चला रहे हैं, या फिर आप जीमेल या आप ओपेरा मिनी यूसी ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो अब जो भी जिसके लिए भी आप यूज़ करते हैं, जो उनको चलाना है, वो क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। ठीक है, तो इंटरनेट सर्फिंग का क्या मतलब है? सीधी उपयोगी सूचनाओं को आप इंटरनेट पे खोजने के लिए को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, अब बाकी बात अगर वो चीज़ अलग है कि वहाँ पर जाके कोई चीज़ आपको फिल्म पसंद आती है तो फिर आप उसको डाउनलोड करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर आप खाली नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं सूचनाओं को ढूंढने के लिए, तो फिर वो क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। ठीक, इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर क्या है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसको और यह प्रत्येक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर। तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है इंटरप्रेटर की मदद से। ठीक है, अगला देखिए जेपीईजी क्या है? जेपीईजी जैसे कि आपने देखा होगा, एक फोटो जो आपकी आती है उसका एक टाइप होता है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप यानी कि एक डिजिटल फोटोग्राफी के लिए प्रयोग होने वाला प्रारूप है। ठीक है, अगला देखिए जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक तरह का इनपुट डिवाइस है दोस्तों, जिसका हम वीडियो गेम खेलने में यूज करते हैं। जो आपके हाथ में कंट्रोलर होते हैं, या कभी कभार जॉयस्टिक भी उनको बोलते हैं। जब आप गेम खेलते हैं तो हाथ में एक रिमोट टाइप का होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? जॉयस्टिक बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए कर्नेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जिस पर अन्य कार्य आधारित होते हैं तथा जिसमें यूजर स्वयं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आप इसको सिंपली एक पार्ट मान लीजिए जिस पर अन्य कार्य आधारित होते हैं, और यूजर इसमें यानी कि हम लोग इसमें कोई भी परिवर्तन स्वयं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, मैंने जैसे कि आपको बताया था LAN, लैन क्या होता है? इस सीमित क्षेत्र में एक या अधिक कंप्यूटर को जोड़कर प्राप्त हुए नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। सीमित क्षेत्र का मतलब जैसे आपके आसपास का एरिया, जैसे आपके मोहल्ले का एरिया है, तो वहां पर एक या अधिक कंप्यूटर को जो जोड़कर नेटवर्क बनता है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, लैन बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए लाइनेक्स क्या है? LINUX, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। इसका विकास अनेक प्रोग्रामरों द्वारा किया गया है। पूछा गया है क्वेश्चन कि लाइनेक्स क्या है, तो लाइनेक्स एक्चुअली क्या है दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला देखिए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि LSI क्या होता है? LSI क्या होता है? ये एक चिप है जिस पर लगभग 30,000 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं। बहुत अच्छा है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि एक टाइप की क्या है? चिप है जिस पर 30,000 इलेक्ट्रिक उपकरण बने होते हैं, सर्किट बने होते हैं। अगला देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? इन सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी भी अन्य भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर आदि। इसको क्या बोला जाता है? लैंग्वेज प्रोसेसर बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए मैक एड्रेस क्या है? MAC यह एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस की विशिष्ट पहचान करता है। मैक एड्रेस मतलब एक प्रकार का आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि हमने IP एड्रेस के बारे में पढ़ा था, तो एक नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस की एक स्पेसिफिक पहचान को बताता है कि ये नेटवर्क में ये कंप्यूटर अलग है, ये कंप्यूटर अलग है। ठीक है, तो ये प्रत्येक डिवाइस की विशिष्ट पहचान को बताता है मैक एड्रेस। ठीक है, अगला देखिए मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन यानी इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा डेटा डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करके संचार माध्यम तक बेचा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। तो भाई इसमें आप क्या करेंगे? डेटा को डिजिटल, जो आपका जो डेटा डिजिटल संकेत है उसको आप एनालॉग संकेतों में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? मॉड्यूलेशन बोला जाता है। इससे फिर आगे संचार किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए मल्टीमीडिया, इसके अंतर्गत सूचना प्रदर्शित करने वाले दो या दो से अधिक माध्यमों को एक साथ प्रयोग होता है, जैसे ग्राफिक, एनिमेशन, टेक्स्ट इत्यादि ना। तो मल्टीमीडिया का यूज तो हम करते ही हैं, है ना? जैसे वीडियो चला रहे हो, मल्टीमीडिया है ना। इसके अलावा जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप, आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, तो मल्टीमीडिया के सभी ये क्या है? उदाहरण है। ठीक है, दो या दो से अधिक माध्यमों का एक साथ प्रयोग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मोबाइल वॉलेट क्या है? तो मोबाइल वॉलेट का मतलब है कि एक प्रकार की भुगतान सेवा जिसके माध्यम से मोबाइल डिवाइस पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को आप डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं, है ना। तो जनरली आपने देखा होगा कि आप मोबाइल डिवाइस में अपने, जैसे आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं या आप अमेजन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप जब ऑनलाइन सुविधा यूज़ करते हैं, कोई चीज़ को, प्रोडक्ट को मंगाते हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? आप अपने जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को है वहाँ पर सेव करके रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को निकालना ना पड़े।
तो बस आपको कुछ जो पिन कोड होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं, तो आप उसकी मदद से आसानी से अपना पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन किसी भी चीज़ का भुगतान कर सकते हैं। तो यही चीज़ होती है मोबाइल वॉलेट। ठीक है, मोबाइल वॉलेट में जैसे आप पेटीएम का भी यूज़ करते हैं आज के ज़माने में, ठीक, और गूगल पे, फोन पे, तो इसमें आपके क्या होते हैं, ये आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। अगला देखिए नेटिकेट क्या है, ऑनलाइन उचित शिष्टाचार और व्यवहार के महत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेटिकेट। भाई जैसे एक एडिकेट होता है ना, तो ऐसी हो बना है नेटिकेट। जैसा एडिकेट का मतलब है कि आप जब लोगों से किस तरह से शिष्टाचार और व्यवहार करते हैं, तो वो उसको हम एडिकेट बोलते हैं। तो ऐसी नेटिकेट है कि भाई ऑनलाइन आप उचित शिष्टाचार और व्यवहार के महत्व को प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको हम बोलते हैं नेटिकेट। ठीक है, अगला देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि NIC क्या है। तो इसका क्या होता है, इसका प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह कार्ड नेटवर्किंग केबल तथा कंप्यूटर इन्वर्टर बस के मध्य कनेक्शन को स्थापित करता है। ठीक हो गया। तो भाई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सिंपली है कि इसका प्रयोग आप क्या करते हैं, पीसी को किसी भी नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला देखिए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है, प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट तकनीक का प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों का प्रिंट किया जाता है। तो सीधी बात है कि भाई ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट तकनीक का प्रयोग करके बना है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, और इससे आप हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को प्रिंट कर सकते हैं। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है, एक टाइप है प्रिंटर का। सिंपली मतलब ये है कि ये सारी चीजें आप अगर बेसिकली इनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, आप एग्जाम में इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इतनी डीप भी आपको पढ़ने को मिल रहा है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आगे देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है और इस सोर्स कोड को उपयोगकर्ताओं द्वारा पढ़ा या संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसे आप सोर्स कोड के संग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस सोर्स कोड को जो इसके उपयोग करता है उनके द्वारा इसको पढ़ा जा सकता है और इसमें संशोधन भी किया जाता है, तो उसको ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रॉम। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल भंडारण युक्ति है जो कंप्यूटर में स्थित भंडारण को केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो भाई प्रॉम वही चीज है कि एक तरह की इलेक्ट्रॉनिकल भंडारण युक्ति है जिसके बाद आप कंप्यूटर में जो स्टोरेज है उसको आप केवल पढ़ सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या है, दो कंप्यूटरों के बीच में डाटा संचरण में सहायक नियमों का समूह क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। भाई प्रोटोकॉल के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब आपके बीच में डेटा संचरण होता है तो जितने भी एसोसिएट लॉज होते हैं उससे जुड़े हुए उनका समूह को ही क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल बोला जाता है। अगला देखिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर एक क्या है, क्लोज सॉफ्टवेयर के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग सीमित है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यानी कि एक तरह के क्लोज्ड सॉफ्टवेयर हैं और एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग सीमित होता है, तो उनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। यानी कि जिनमें किसी का कॉपीराइट होता है, आप उनको इस तरह से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लोज सॉफ्टवेयर भी इनको बोला जाता है। ठीक, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक ऐसा उपकरण साधन है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। रजिस्टर बहुत तेजी से गति करने वाला अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, सिक्वेंशियल एक्सेस यानी किसी भी डेटा को एक क्रम में पढ़ने का को क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस बोलते हैं। सिक्वेंशियली अगर आप किसी भी डेटा को एक क्रम में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस बोला जाता है। ठीक है, स्टैटिक रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ये एक रैम का ही ये प्रकार है जिसमें डेटा विद्युत सप्लाई ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है और जैसे ही लाइट जाती है तो जो डेटा है वो क्या होता है, उड़ जाता है। तो यानी कि जब तक विद्युत सप्लाई हो रही है तो तब तक क्या होगा, इसमें डेटा स्टोर रहेगा और अदरवाइज जैसे ही लाइट जाएगी तो वो सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा, तो उसको हम स्टैटिक रैम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये स्पैम क्या है, स्पैम को बारे में हम पहले ही बता दिया कि जिस प्रकार के मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग होता, मतलब एक तरह के मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग है और जिसके अंतर्गत अनचाहे संदेशों को ईमेल के रूप में भेजा जाता है, तो हम उसको स्पैम बोलते हैं। ठीक है, तो स्पैम तो आजकल कॉलिंग में भी होता है, तो एक तरह से मतलब मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग है जिसके अंतर्गत अनचाहे संदेशों को आप ईमेल के रूप में भेजा जाता है, तो हम उसको स्पैम मानते हैं। ठीक,
टाइम शेयरिंग क्या है? इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के एक साथ काम करने पर सीपीयू द्वारा प्रोग्रामिंग के लिए एक निश्चित समय अवधि प्रदान की जाती है। भाई कई उपभोक्ता जब एक साथ काम करने पर सीपीयू द्वारा प्रोग्रामिंग के लिए एक निश्चित समय अवधि प्रदान जब करते हैं तो उसको हम टाइम शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए टेम्पलेट क्या है? एक पूर्व निर्धारित डॉक्यूमेंट है जो कंप्यूटर में स्टोर रहता है, तो उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, उन्नतु क्या है? यह डेबियन जीएनयू लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस ये पूछा जाता है कि भाई ये उन्नतु क्या है। तो उन्नतु एक्चुअली क्या है दोस्तों? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये परीक्षा में आ रखा है कि उन्नतु क्या है, तो बीच में मतलब आप पूछा जाएगा कि भाई ये क्या चीज है, एप्लीकेशन है, क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, बस ये आधारित क्या है? ये जीएनयू लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स क्या है? यूनिक्स के बारे में पूछा जा चुका है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी एक तरह का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जाता है। इसमें डेटा प्रबंध का कार्य कर्नेल के द्वारा होता है। अभी कर्नेल के बारे में जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस अगर जब आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो आपको पता होगा यूपीएस क्या होता है। तो यूपीएस क्या है? कंप्यूटर को बिना बाधित हुए विद्युत उपलब्ध कराने वाला उपकरण है। क्योंकि अगर आपकी लाइट चली जाएगी तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो आप काम कर रहे हो डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा। तो कंप्यूटर को जैसी लाइट जाएगी तो यूपीएस अपना काम स्टार्ट कर देगा, यानी कि थोड़े समय तक वो बैटरी उसमें रहती है, तो कंप्यूटर आपका चलता रहता है, कंप्यूटर एकदम बंद नहीं होता है। अगला देखिए वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में मिलकर बनाया जा सकता है और विस्तृत क्षेत्र एक शहर, महाद्वीप तथा पूरे देशों में फैला हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है लैन, एक होता है WAN। लैन में क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होगा कि बड़े बड़े एरिया का नेटवर्क होगा जिसमें कई सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे, तो एक शहर, महाद्वीप, पूरे देश में फैला हो सकता है। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है? एक विभिन्न प्रकार के वेब पेजों को संग्रह कर को ही हम वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग इंटरनेट पे किसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है या प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगर आपने वेबसाइट खुद बनाई है तो आप प्रदान करेंगे, और आप यूजर हैं तो आप प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वेब पेजों का ये संग्रह है। विंडो क्या है? विंडो कंप्यूटर की स्क्रीन का वो भाग होता है जिसके द्वारा यूजर अपने विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न करता है। ठीक है, विंडो। तो इस समय पे कौन सी आ रही है भाई? विंडो 11 आ गई ना, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। तो विंडो 11 सबसे लेटेस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है। वैसे तो विंडो 10 2015 में लॉन्च हो गई थी। अभी तक तो सारे कंप्यूटर में विंडो 10 ही चल रही है, लेकिन विंडो 11 का अपडेट भी आ चुका है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने तथा प्रिंट करने में होता है। वर्ड प्रोसेसिंग आप जानते होंगे कि इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक, वेब ब्राउजर क्या है? इस सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरनेट पर वेबसाइटों को आसानी से खोजा जा सकता है, जैसे कि हम गूगल क्रोम का यूज करते हैं, या फिर हम ओपरा मिनी का यूज करते हैं, या फिर हम यूसी ब्राउजर का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, या फायरफॉक्स का, इनका हम यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स ना। तो ये हम किस लिए करते हैं? इसकी मदद से वेबसाइट को आसानी से खोजा जा सकता है। वायरस क्या है? वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं तथा पर्सनल कंप्यूटर पर कंट्रोल प्राप्त करके उनसे असामान्य विनाशकारी कार्यों को करवाते। कहने का मतलब कि फाइलों को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली क्या है? भाई कंप्यूटर की कम जानकारी रखने वाला और यूजर की सहायता करने वाले सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये जो कंप्यूटर है काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, तो यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, जिसको कम नॉलेज भी है कंप्यूटर की, वो भी बहुत आसानी से उसको यूज कर सकता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में पड़े रहते हैं कि भाई जिससे कि कंप्यूटर कि जिसको कम जानकारी भी हो वो भी उसको आसानी से यूज कर लेता है, तो उसको यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है इसका, वीडियो डिस्क क्या है? भंडारण अपने डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक युक्ति होती है और जिसमें हम अपने डेटा को वीडियो के रूप में रखते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? वीडियो डिस्क बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे 250 प्रश्न। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इस PDF को आसानी से पढ़ सकते हैं और बहुत इजीली। ये 250 प्रश्न हैं, इनमें से कुछ प्रश्न आपके जरूर एग्जाम में आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 250 प्रश्न आपको साइंस के प्रोवाइड करवाए जाए। ऐसे ही करके हम 250 और सीधे सीधे कुछ 250 हम उत्तराखंड के लेकर आएंगे। तो इस तरह की आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप शॉर्ट टाइम में बहुत सा सिलेबस को
कवर कर सको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।